अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हर तरफ शोर सा था। फ्रांस विला पूरा जगमगा रहा था। उसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज हया की मायूं की रस्म थी। सब मेहमान आ चुके थे। वो स्टेज पर जर्द रंग के लहंगे फूलों के जेवर से सजी मुस्तफ़ा के साथ बैठी थे। दोनों के चेहरे पर प्यार सी मुस्कान थी। मुस्तफ़ा पाने की खुशी में तो हया अपने बदले गिन गिन के लेने की खुशी में। शहरियार परी मसूमा के साथ ही दूसरे दिन ही मलक विला पहुंच गया था, जहां पर प्रिया की हालत देखकर वो बिगड़ा था। तो उसे आयमा बेगम ने समझाया कि वो सीढ़ियों से गिरी है। उसने फिर प्रिया से पूछा और वो हाँ करती सर झुका गई, जिस पर उसने उसे सीने से बींच लिया। तो प्रिया बाप के सीने से लगी हुई सारा गुबार निकालने लगी, पर हकीकत उसे छुपाई ही रखी। उसे अपने बाप के गुस्से का पता था। अगर लकी या शेरोज के बारे में पता लगता तो दोनों को चीर फाड़ डालता। जिसने खुद ही अपनी बेटियों को एक आंसू बहाने ना दिया, दूसरा कोई उन्हें तकलीफ पहुंचाया तो उसके जरे जरे कर देता। इसी डर से प्रिया ने कुछ मुंह ना खोला। मुसम्मो से मिली और बहुत रोई। प्रिया ने उसे चुप करवा कर अपने साथ लगाया। तब से उसके साथ चिपकी हुई थी। उसके दिमाग में रह रहकर सलाड घूम रहा था, जो सामने आते ही उसका सुकून लूट गया था। रात को भी वह प्रिया के साथ ही चिपकी सोती। दिन को भी डर में होती कि कहीं वो उसे सच में ना ले जाए, जिस पर वह छुप छुप कर रोती थी। पता नहीं क्यों एक डर सा दिल में सबसे अलग होने का बैठ गया था। शेरोज जैसा गया था, अब तक मुड़कर नहीं देखा था। मिशाल रो रो कर सजदों में सब ठीक होने की दुआएं मांग रही थी और दर्राब खुद परेशान सा था। वो शुक्रगुजार था पर यह कहा कि उसे शेरोज से कुछ नहीं कहा, नालायक की गिरी हरकत का। दोनों उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। परिया ने जब बहुत कोशिश की दर्राब और मिशाल को सच बताने की, पर ऐसा कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। दोनों वो झंझला के और सबको हया की शादी होने के बाद हकीकत बताने का त्याग किया। फंक्शन अपने अरूज पर था। हर कोई रस्म अदा कर रहा था। बड़ों के बाद छोटों की बारी आई तो मुस्तफ़ा वहां से उठा और शहरियार वालों की तरफ चला गया। आज कुछ ज्यादा ही शर्माने की एक्टिंग नहीं हो रही। मुस्तफ़ा के जाने के बाद प्रिया साथ बैठी हुई शर्माए से हया से बोली, हाँ बहुत शर्म आ रही है। हया दांतों में लब दबाए शर्माए से बोली। मुसुमा साथ बैठी उसके जवाब पर हंसने लगे। दोनों ने सिंपल पीले ड्रेस और मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी। और वो क्यों आए तो सिर्फ मायूं है, रुखसी तो एक दिन बाद है। बाई के रूम में हया जी। प्रिया शरारत से आंखें सिपटाते हुए मैंने हिजी से बोली, बकवास बंद कर कमीनी, इस वजह से नहीं शर्मा रही। हया ने गुड़कर उसके जुमले की मैनी पर झिड़का, जिस पर प्रिया ने कहका लगाया, अच्छा जी तो किस पर शर्मा रही हैं? कहीं बाई ने कुछ रोमांटिक बातें तो नहीं कर दी अदाकारा से? हल्दी उसके सुर्ख पर लगाती छेने लगी। तुम? वो सुर होती हुई उसकी बाप पर हल्दी से दोनों हाथ पारकर उसके चेहरे पर हमला किया। प्रिया इस हमले से चाहिए सबका क्या क्या लगा उसकी हालत पर। उसका सारा मुंह हल्दी हो गया था। हा 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 रिया पी। मसूमा मुंह पर हाथ रखकर प्रिया के चेहरे पर हंसने लगी और हया भी मुंह फाड़ कर उसका साथ दे रही थी। सबकी नजर स्टेज पर थी, इस खिलखिलाती दुल्हन पर। अगर आज दुल्हन ना होती तो अच्छा सबक सिखाती, पर शुक्र करो मामू की बीवी बनने जा रही हो, जिस वजह से चुप हो। वो अपने चेहरे को साफ करते हुए एक एक लफ्ज चबाकर अदा करने लगे। डार्लिंग, तुम भी इस कमीनी का साथ दे रही हो? शाबाश, अपनी अपी का बदला लो, तब तक मैं फेस वॉश कर आऊं। उसने हंसती हुई मासूमा को आंखें दिखाकर कहा, जिसने फरमा मुदार से साड़ी लाया। तो प्रिया एक घूरती हुई नजर हया पर डाली, जिसने उसको आंख मारी। बड़ी ही कोई बेशरम कमीनी दुल्हन हो, वो दांत पीस कर कहती हुई स्टेज से उतरी। तुमसे सीखी है ये कमीनी अदा। पीछे हया बोले। आप ही? हया को देती मासूमा हल्दी से हाथ पाकर उसको पुकारा और हया उसके पुकारने पर दिल में हंसी। हाथ साफ करो मासूमा, नहीं तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। हया ने उसे साथ बिठाकर कुछ खौफनाक आवाज में कहा, जिस पर मासूमा ने उसकी तरफ देखा जैसे कह रही हो क्या होगा। जब तुम मुझे हल्दी लगाओगी तो मैं तुम्हें लगाऊंगी, जिस वजह से तुम यहाँ से भागोगी और आगे जाओगे तो सामने से आते तुम्हारे हीरो को देख नहीं पाओगे। नतीजतन तुमसे टकराओगी और वो तुम्हें गिरने से बचाएगा अपनी बाहों के सहारे। तुम डर कर देखोगी और वो तुम्हारी सबस बड़ी सी आंखों में खो जाएगा। फिर पता है क्या होगा? वो दुल्हन नहीं चुड़ैल बनी हुई थे और उसकी पट्टा पट्टा चलती जुबान को देखते हुए नीचे सब शर्मिंदा थे। मुस्तफा बेचारे को तो उसकी तरफ मुंह करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लगा था अगर देख क्या तो शर्म से खुद डूब जाएगा। मासूमा तस्वर में किसी अनजान शख्स की बाहों में खुद को पाती हुई सुरह टमाटर लाल पीली हो रहे थे और उसके बदलते हुए ताजा देती हया फुल एंजॉय कर दिए। उसकी फटी हुई आंखों को देखते हुए हया मजीद अपनी डटी हुई कहानी उसके कानों में अंडेले। वो सारे फंक्शंस में सिर्फ तुम्हें देखेगा, रात को तुम्हारे हवाब देखेगा और शादी खत्म होते ही अपने माँ बाप को मामू के पास लेकर आएगा और तुम्हारा रिश्ता मांगेगा। फिर लड़का अच्छा होगा, मामू देखकर हाँ कर देंगे। फिर तुम तो गई, मतलब फिर शादी और शादी के बाद
आगे मैं कुछ नहीं कहती। वो उसे शौक में छोड़ती अपनी माँ को देखकर चुपचाप बैठ गई। मासूमा अपना हुश खलकार करती सूखे लजरते हुए लबों पर जबान फेरती आयशा से बगैर उसे हल्दी लगाए स्टेज से उतरी, अपने हाथ वहीं पर साफ कर लिए और एहतियात एहतियात से कदम रखती पड़ी अपनी माँ की तरफ जाने लगी, जो नसरीन बेगम के साथ बातें करती। हया ने उसके जाते ही कहका लगाया, हा हा हा, आई बड़ी बदला लेने, बेचारी का हुन होश खो गया। उफ हया, ये क्या बदतमीजी है? तुम दुल्हन बनी ऐसे दांतों की नुमाइश कर रही हो? अपनी माँ की इज्जत का ना सही मेहमानों का ही कुछ ख्याल कर लो। देखो कैसे तुम्हें देख रही हैं। वो उसके दुपट्टे को दुष्ट करती शर्म दिलाने लगी। उफ, अगर शर्म करो तब भी मुसीबत, ना करो तो भी। जाऊं कहाँ? वो झंझलाई। मेहरबानी करो, सिर्फ चुप रहो, यही बहुत है। वह मुस्कुराकर चिढ़ से बोली, जिस पर उसने चुप की और प्रिया की राह देखे। वो सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर आई और हया के रूम में आकर बाथरूम में अपना फेस वॉश करने लगी, जो कि सारा पीला पड़ गया था। अल्लाह देखे तुझे कमीनी, फेस का सत्यानाश कर दिया। बड़बड़ाती हुई तौलिए से चेहरा पहुंचा, जहां पर रगड़ने के बाद भी कुछ पिलाहट बाकी थे। वह मगन थी कि अचानक ही उसके कानों में कमरे का दरवाजा लॉक होने की आवाज आई। उसे हैरत हुई और जल्दी से तौलिया रखकर बाथरूम से बाहर आई। बाहर आने पर ही उसकी नजर जिस पर पड़ी थी, आंखों में गुस्सा सा उबलने लगा। एक पल तो उसे गुस्सा आया उसकी हरकत पर जल्दी अपने तासा छुपाया। उसे अब उसके मुंह लगना गवारा नहीं था। शेरोज, जो मुस्तफा की धमकियों और शायरिया के कारकर के गुस्से से बुलाने पर यहाँ आया था और वहां पहुंचकर धड़ाप से बात करने से समझाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फायदा न हुआ। अलबत्ता उसकी माँ मिशान ने उसके सामने एक शर्त रख दी थी, जिससे उसका दिमाग हिल गया था और वह गुस्से से वहां से आया। प्रिया ने आकर उसको देखना, जो उसका हौंसला उसका वो खुद ही जान सकता था। वो अपने माँ बाप के सामने नजर नहीं उठा पा रहा था बगैर गलती के, और जिसकी गलती थी, जिसने गुनाह किया, वो मजे कर रहे थे। वो गैसो गजब में कब से उसे कहकर लगाते देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था, जो उसको सबकी नजरों, अपने माँ बाप की नजरों में गिराकर खुद मजे से कह के लगा रहे थे। काफी देर उसे स्टेज पर हया के साथ देता रहा प्यार। कुछ देर में उसके अंदर की जन्म जाता देखा खुद भी सबकी नजर से बचता हुआ वहां पर आया। परिया उसे इग्नोर किए जाने लगी, जो दरवाजे पर दीवार बना खड़ा था। उसके सामने आने पर भी ना हिला। प्रिया की रंगत भी गुस्से से सुर्खी खुलने लगी, जो खुद पर जब्त किए खड़ी थी। उसके हटने पर, हटो, वो गुस्से से बोली, पर सब बाहर लॉन में थे। सिर्फ कुछ मुलाजमीन के अलावा कोई यहाँ पर नहीं था। वो भी नीचे थे और ये दोनों ऊपर अकेले रूम में। प्रिया का तो सोचते ही दिमाग घूमने लगा। उसे रह रहकर उस बात पर गुस्सा आ रहा था। ये तो पहले ही इतना बड़ा मसला हो गया था और ऊपर से यूं उसके पीछे कमरे में आने की क्या वजह थी? क्या नहीं जानता था उसका बाप भी यहीं पर मौजूद है? जो ये जान चाहे तो कत्ल करने से गुरेज ना करे कि जिनको उसकी बेटियों की इज्जत नहीं करनी आती, वो कौन से रिश्ते। अब लफ्जों का रुख चाहे उसके बड़े भाई के मुकाम रखने वाले दराब का इकलौता बेटा ही क्यों ना होता, वो अपनी जान अजीज बीवी को भी अपनी बेटियों पर गुस्सा करने नहीं देता था, ना बताओ अपने यार का। वो गुस्से और बदले की आग में हद से ज्यादा गिर गया था। प्रिया की आंखों में अपनी सुर आंखें डालकर नफरत से गोया हुआ। उसके अल्फाज प्रिया को झुलसा गए। उसे लगा जैसे किसी ने तपते हुए सहरा में फेंक दिया, पर वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए खुद पर जब्त कर लगे। पर चेहरे की सुड़ी से गुस्से का पता बहु भी लगा था। देखो, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, इसलिए सीधी तरह से हटो दरवाजे से, वरना वरना क्या? हाँ, क्या करोगी? सिर्फ यार का नाम ही पूछा है ताकि मैं साबित कर सकूं किसके साथ। उसके वरना पर बढ़कर उसके बाजू में अपनी मजबूत उंगलियां धनस का पुकारा। प्रिया ने पहले उसके हाथ को देखा, पर उसके लफ्ज सुनकर धारी, बस बंद करो अपनी बकवास। वो उसका हाथ झटक कर दूर हुई। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर हकीकत नहीं जानते तो ऐसी बेहूदगी भी ना करो, घटिया इंसान। मैं बेहुदा घटिया हूँ और तुम पारसा? वो तैश में उसके जन्म पड़ा। हालत ऐसी थी कि अभी सब कुछ बर्बाद कर देगा। हाँ, हो तुम घटिया, बेहुदा, इहलाक से गिरे हुए, तमीज की पहुंच से दूर, जाहिल मर्द कहेंगे, जानवर हो तुम। वो दर्द और सदमे से जिए। और तुम क्या हो? हाँ, मैं तो हूं ही ऐसा, पर तुम तो बड़ी पुजारन थी ना मेरी, फिर क्या हुआ? वो तैश के आलम में उसके दोनों बाजू से पकड़े, उसके मुंह पर उकराया, मुझे तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना, छोड़ो मुझे। प्रिया अपने बाजू उसके साथ गिफ्ट से आजाद करवाने की कोशिश करती हुई बोली। बहुत दर्द हो रहा है उसे, उसकी गिफ्ट पर नहीं, खंजर से दिल पर वार करते हुए जुमलों से। उसे पहले कि वो मजीद गिरे, वो नहीं सुनना चाहती थी, नहीं देखना चाहती थी कि उसने उससे टूट कर मोहब्बत की, उसको चाहा, उसके लिए अपनी मर्यादाओं को मोहब्बत का इजहार करती थी। बहुत ही दर्द हो रहा था, पर अब चाहे जितनी मोहब्बत करती हो, उसे पता था उसकी मोहब्बत कभी कम तो हो नहीं सकती। ये जानती थी कि उसकी मोहब्बत पर मसनूई गुस्से का पर्दा जरूर डाल देगी। उसे नफरत करे, बे इंतहा नफरत करने की कोशिश करेगी।
اس سے پہلے کہ اس کے سامنے ٹرٹ جائے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، اس جگہ جانا چاہتی تھی جہاں پر شیروز نام کا سایہ بھی آس پاس کی ہواؤں میں نہ ہو۔ میرا ٹیسٹ اتنا گرا ہوا بھی نہیں ہے کہ تمہیں منہ لگاؤں، اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر تمساہ سے بولا۔ پریا چاہ کبھی خود کو اس کی گرفت سے آزاد نہیں کر پاتی۔ منہ تو میں نے تمہیں تب بھی نہیں لگایا تھا جب تم اپنے منہ آتے جذبات کے ساتھ میرے آگے پیچھے پھرتے تھے، اب تو پھر بھی بات کچھ اور ہے۔ اس کے تلوار کے وار پر پریا کے اندر چھنک سے کچھ ٹوٹا، آنکھیں سرخ ہوتے ہوئے جلنے لگی اور جلنے کے درد سے اپنی آنکھیں میچی۔ شیروز نے نفرت سے دیکھا جو اس کی گرفت میں آنکھیں میچے کھڑے تھی، اس کے چہرے سے وہ کے تاثرات کھوجنے میں ناکام رہا۔ شاید یہ بھول گیا تھا کہ اس کی گرفت میں کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں، شہریار کی بیٹی ہے جسے چاہ کر بھی وہ کھوج نہیں پائے گا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ بی ریڈی مس پریا شہریار، جلدی تمہاری سانسوں کی ڈوریاں میرے ہاتھ میں آنے والی ہے اور یہ میرے نہ کردہ گناہ کی سزا ہوگی۔ اس کے منہ پر سخت آواز میں بولتا نحوست سے پیچھے پھینک کر جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا تھا اور پیچھے وہ کلین پر منہ کے بل ساکت تھے، جیسے اس کے لفظوں نے سب کچھ ختم کر دیا، مار دیا ہو پریا کو، فنا کر دیا ہو پریا کی روح کو۔ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت رونا چاہتی تھی، چیخ کر چلانا چاہتی تھی، پر شاید آنکھیں اسے رونے نہیں دینا چاہتی تھی، یا شاید اس کے لفظوں کی آگ سب کچھ جلا کر بسم کر گئے تھے۔ پر مما ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ شہریار نے بیچکنی سے ایما بیگم کو پوچھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا شہریار؟ ایما بیگم نے کچھ سخت آواز میں کہا۔ دارا، مشال، پری بھی سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشال نے پری کو بھی نہیں بتایا تھا کہ کہیں ان کے رشتے پر اثر نہ پڑے یا اپنے بھائی سے الگ نہ ہو جائے۔ پری بھی حیران تھی اچانک ایما بیگم کے فیصلے سے، البتہ دارا، مشال خاموش تھے۔ بھائی آپ تو جانتے ہیں نا پریا بچپن سے، شہریار نے خاموش بیٹھے داراب سے کہا جس نے سر اوپر اٹھایا۔ میں مانتا ہوں کہ پریا کو تم نے بچپن سے سلار کے نام کر دیا تھا، اسے یقین دلایا تھا اپنے خاندان کا حصہ ہونے کا، پر کیا ہوا؟ وہ تب بھی نہ بدلا، چلا گیا، اب بھی ویسا ہی ہے۔ میں مانتا ہوں پریا بیٹی کے سلار کے نام ہونے کے باوجود اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہا ہوں، ویسے بھی اس رشتے کا اور کسی کو نہیں پتا نا۔ اب تم چاہے ہاں کرو یا مجھے تم سے ایک ہی امید رہے گی، وہ بھی ہاں کی۔ آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اگر کل کو وہ میرے سامنے آ گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بچپن سے ملک ویلا میں جب پہلی بار وہ نیلی آنکھوں والا 15 سال کا گسلیلا بچہ آیا تھا تو سب خاندان والوں نے اسے یہاں سے جانے اور ناجائز کے لفظوں سے مارنے کی کوشش کی تھی، بہت ہی برا بلا کہا اسے، یہاں تک کہ اسے بگانے کے لیے بھی ملک ویلا آگے غیرت کے نام پر۔ اس وقت شہریار لڑا پورے خاندان سے اور یہ بھی پورے ہوش و حواس میں کہا کہ وہ یہیں رہے گا، اس خاندان کا حصہ بنے گا، اس لیے اس نے اپنی بیٹی پریا کو اس کے نام کیا اور اس یتیم بے سہارا کو اپنے آغوش میں لینے کا فیصلہ کیا۔ کافی دن وہ شہریار کے گھر پر رہا، ان کی فیملی کے ساتھ رہا، پر چپ چاپ خاموش کمرے میں بند۔ آخر کار وہ مسلسل لوگوں کے لفظوں کو اپنے کانوں میں محسوس کرتا، چیختا چلاتا نسرین بیگم والوں سے لڑ کر انہیں واپس لے کر چلا گیا ہمیشہ کے لیے۔ بھائی اس بات کا کافی ٹائم ہو گیا اور شاید وہ کسی اور کو پسند بھی کرتا ہو وہاں، مشال بولی، جس پر وہ چپ ہوا۔ تم میرا فیصلہ مان رہے ہو یا میری آری خواہش کو ٹھکرا رہے ہو شہریار؟ اسے خاموش دیکھ کر ایما بیگم نے دو ٹوک لفظوں میں کہا۔ پر مما، اس نے خاموش بیٹھی پری کی طرف دیکھا۔ مجھے صرف جواب چاہیے، ایما بیگم نے سخت لہجہ اپنایا۔ اچھا، میں پریا سے بات کروں گا، آخرکار وہ ہار کر بولا۔ اسے اپنی زبان سے پھر جانے کا افسوس تھا، پر دکھ نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا جہاں اس کا اولاد خوش ہوگی وہیں پر فیصلہ لیا جائے گا۔ بس، ایما بیگم نے غصے سے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا اور دراب کی طرف رک گیا۔ دراب بیٹا، مصطفیٰ بیٹے کی شادی کے دوسرے دن پریا بیٹی کا نکاح ہوگا، وہ بھی شیروز سے، تم پوری تیاری کر دینا، ہم آگے کچھ نہیں سننا چاہتے، اور اگر کسی اعتراض ہے یا اسے منظور نہیں میرا فیصلہ تو میرا مڑا ہوا منہ دیکھے گا، میرے فیصلے کے خلاف جائے گا۔ اب بتا سکتا ہے کوئی کسے نہ منظور ہے میرا فیصلہ؟ اس نے تو جیسے سب کو تڑپا دیا تھا اپنے لفظوں سے۔ ماما یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ داراب شہریار طرف کر بولے۔ تو کیا کروں؟ کیا میرا اتنا حق نہیں ہے تمہارے بچوں پر؟ صرف نام کے رشتے تک محدود ہوں میں؟ کون سا غلط فیصلہ لیا؟ گھر کا بچہ ہے، دیکھا بالا ہے، اگر یہ رشتہ ہو جائے دونوں بھائیوں میں تو کیا غلط ہے؟ میں اتنا بھی نہیں سوچتی بڑی ہونے کے درجے سے، وہ ہبکی سے شہریار کے ہاتھ جھٹکا بولے۔ نہیں ماما، آپ کا پورا حق ہے، میں تو بس پریا کی بھی رضا چاہتا تھا۔ بھلا مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے شیروں سے؟ ماشاءاللہ فرما بردار بچہ ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے ہمیں منظور ہے، پر ایسے ناراض تو نہ ہو۔ شہریار اور پری نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولے، جس پر ایما بیگم نے دونوں کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ انشاءاللہ میرا فیصلہ بہت اچھا رہے گا پریا بیٹی کے لیے، کوئی شکایت نہیں ہوگی اسے۔ آخرکار ایما بیگم کی ضد کو دیکھ کر سب راضی ہو گئے اور مصطفیٰ حیا کی شادی کے دوسرے دن دونوں کا نکاح رکھا گیا۔ رخصتی ان کے ولیمے پر، یہ بھی ایما بیگم کا فیصلہ تھا۔
شہریار چپ خاموش ہو گیا تھا. جل تو لگا تھا اسے مگر آئمہ بیگم کو دیتے ہوئے چپ ہو گیا. پریا اور معصومہ فنکشن سے آ کر سو گئی تھی اور شہروز اپنے روم میں بند تھا. اسے پتا تھا آئمہ بیگم کے کمرے میں اس کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا اور یہ فیصلہ اس کے حق میں بھی نہیں تھا. یہ بھی جانتا تھا پر جان بوجھ کر اب چپ تھا. چاہتا تو صفائی دے سکتا تھا پر اب وہ خود پریا نام کی چڑیا کو اپنی مٹھی میں پھڑپڑاتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا. نیند تو نہیں آنی تھی اس لیے ریلیکس سا کیس ریڈ کر رہا تھا جس کے لیے وہ کراچی آیا تھا. وہ یہاں جس کام سے آیا تھا وہ مکمل ہو گیا تھا. اس کی پوسٹنگ حیدرآباد میں تھی. یہاں پر وہ لکی نام کے لڑکے کی جانچ پڑتال کر رہا تھا جس کی جانکاری مکمل ہو گئی تھی. اس کے نام کے فائل جو ابھی وہ ریڈ کر رہا تھا یہ تو طے کر لیا تھا کہ رخصتی کے بعد اس چڑیا کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. پھر فیصلہ کرے گا کیا کرنا ہے آگے. دن ہوا تو مصطفیٰ اور حیا کا نقاب پڑھایا گیا اور گواہوں اور اپنوں کی موجودگی میں حیا سفیان سے حیا مصطفیٰ بنے. وہ کافی روئی. ہور سے چپ کروانا مشکل ہو گیا تھا. پھر بہت ہی منت سماج کے بعد وہ مہندی کے لیے تیار ہوئی اور مہندی لگائے. پریا سے آئمہ بیگم نے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا اور شہروز کو بھی بتا دیا. شہروز نے بھی ایک درخواست کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ٹھیک سے کرنا چاہتا ہے. نکاح اب جیسا چاہیں کریں پر شادی وہ اپنی پوری خواہش سے پوری خوشی سے بھری کرنا چاہتا ہے. اس نے یہ فیصلہ دھڑام سے کیا تھا اور اس نے کوئی بھی اعتراض نہ کیا. خود بھی وہ یہی چاہتا تھا. آج بارات کا دن تھا. بارات کے لیے میرج ہال بک کروایا ہوا تھا. سب وہاں پر پہنچ گئے تھے. بارات بھی آ گئی تھی. سب نے بہت ہی شاندار طریقے سے ویلکم کیا اور اب مصطفیٰ اسٹیج پر اپنی دلہن کے انتظار میں تھا. حیا کے ساتھ پریا پارلر گئی ہوئی تھی. معصومہ سمپل سا گھر میں تیار ہو رہی تھی. شہریار نے اسے باہر جانے سے منع کیا تھا اور ویسے بھی اسے میک اپ کرنا خاص پسند نہیں تھا. سارے گیسٹ آ چکے تھے جنہیں شہریار اور سفیان ویلکم کر تھے. شہروز بھی ان کے ساتھ تھا. اس نے بلیک 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا. کچھ ہی دیر میں دلہن آنے کا شور مچا تو سب اس کی طرف ہو گئے. جہاں پر ریڈ اور گرین برائڈل ڈریس میں حیا سجی سواری پریا اور اس کی اپنی فرینڈ کے ساتھ ہی کھڑی تھی. پریا نے نیوی بلو کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا اور ساتھ ہی لائٹ میک اپ میں وہ بہت ہی پیاری لگے تھے. شہروز کی جب پہلی نظر پر گئی پہلے تو پہچان نہ پایا اور جب پہچانا نفرت سے روح پھیر لیا. سب کے ساتھ حیا کو اسٹیج پر لایا گیا جہاں پر مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا. مصطفیٰ کی تو اسے نظر نہیں ہٹ رہی تھی. اپنی پرنسس کا دلہن روپ دیکھتے وہ تو جیسے دونوں شانے چت ہو گیا تھا. اس کی جھکی نظریں، ناک میں پہنی ہوئی بالی اور ہونٹوں پر ڈیپ بلیک کلر لپسٹک مصطفیٰ کے جذباتوں کو بھڑکا رہی تھی. بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو مائی پریٹی وائف، اس نے دھیرے سے کہا اور حیا نے مسکراہٹ چھپائی اور دل میں سوچا دیکھ لیں ولن کہیں بات میں رونا نہ پڑ جائے. وہ کچھ کہتی پر لوگوں کا خیال کر کے چپ ہوگی. آہستہ آہستہ سب اسٹیج پر آ کر دونوں کو مبارکباد پیش کرتے. بہت ہی پیاری جوڑی لگ رہی ہے ماموں آپ کی اداکارہ سے، ایک دم زبردست. معصومہ پریا کے ساتھ اسٹیج پر آئی اور مصطفیٰ حیا کو دیکھ کر مصطفیٰ سے آہستہ سے سرگوشی میں بولے. مصطفیٰ نے مسکرا کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا اور بے سادہ کہہ لگایا ظاہر ہے میری گڑیا کو پسند تھی تبھی تو میں نے پسند کی. اس نے محبت سے کہا کتنا جھوٹ، آپ کو حیا بھی پہلے سے پسند ہے. اس نے پہلے آنکھیں پھاڑے پھر معصومے سے اس کا پول کھولا. اوف گڑیا کیا کر رہی ہو، مرواؤ گی اپنی اداکارہ سے. مصطفیٰ نے گھبرا کر اس نے ساتھ بٹھایا اور آہستہ سے کہا جس پر معصومہ نے کہہ لگایا ماموں آپ تو بہت ہی ڈرتے ہیں. وہ ہنستی ہوئی کہنے لگی. نیچے سب سے ملتے سلار کی تیز نظریں بٹا بٹا کر اس پر جا رہی تھی جو کوئی اپسرا ہی لگ رہے تھے. شہریار، تراب، سفیان سب سے مل کر اس کا روح اسٹیج کی طرف تھا جہاں پر اس کی لٹل گرل مسکرا رہے تھے اور وہ آنکھوں میں ڈھیر ساری محبت لیے اوپر آیا. وہ یہاں نہ آتا پر مصطفیٰ سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی. دونوں ایک میٹنگ میں ملے تھے اور تب سے دونوں کے بیچ اچھی دوستی چل رہی تھی. شہریار سے بھی وہ کبھی باتیں کر لیتا، مطلب ملک خاندان سے اس کی بات چیت تھی. کنگریچولیشن برو، سلار خوش دلی سے کہتا مصطفیٰ سے گلے لگتا بولا پر نظریں اس کے پیچھے پھٹی آنکھوں سے دیکھتی معصومہ پر تھی جسے دیکھتے ہوئے وہ مسکرانے لگا. اور معصومہ کو تو یہ اچھی طرح یاد تھا کیسے وہ بھول سکتے تھے. اسے اپنی طرف دیکھ کر مسکرانے پر اس کا گلا خشک ہو گیا. سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتی آہستہ سے اسٹیج سے جانے لگی. اس کا کمزور سا دل دک دک کر رہا تھا. اس کی نظروں کی تپش پر اس کے ہاتھ پسینے سے ہونے لگے تھے جنہیں وہ دوپٹے سے صاف کرتی وہاں سے اپنی ماں کی طرف آئی. سلاس کے وہاں سے جانے پر بد مزہ ہو گیا تھا اور جلدی سے دونوں سے مل کر اسٹیج سے اترا. سامنے ہی دیکھتے اس کی ہونٹوں پر جانتا مسکراہٹ سے ابھری. معصومہ پری کی اوٹ میں بیٹھی چھپ کر اسٹیج کی جانب دیکھ رہی تھی پر جب سلار کی نظر اپنی طرف دیکھی تو گھبرا کر پیچھے ہوئے. یہ تو وہی ہے، پروفیسر بھی، بھوت بھی، پپی کو چرانے والا چور بھی اور کزن بھی. بہت صحیح سرگوشی کرنے لگی پر جب اتنے روپ سامنے آئے تو بوکھلا سی گئے.
یہ تو सच में डायनासोर है, पूरा फैला हुआ। चेहरे से पसीना साफ करते वो बड़बड़ाए, अस्सलाम वालेकुम। भारी आवाज में सलाम किया गया। मुसम्मा ने झट से आंखें मीची। नसरीन बेगम और प्रिया ने देखा तो सलार था। वालेकुम सलाम, मीरा सलार। नसरीन बेगम रोती उसके गले लगी। परी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मुसम्मा की आंखें बंद थी। डायनासोर के करीब आवाज पाया। टेबल पर रखे उसके हाथों की कपकपाहट देखता हुआ सलार मुस्कुराने लगा, पर उसमें उसकी नापसंदीदगी छुपी हुई थी जो सिर्फ नसरीन बेगम समझ सकते थे। अपने डैड से मिली हो, सलार बहुत याद करता है तुम्हें। उसकी नजरें मुसम्मा पर देखकर नसरीन बेगम परी का ख्याल करती घबराई हुई बोले, यस, पहले उनसे ही मिला हूं। उसने वापस चेपा बैठकर बोला, कैसी हो मुसम्मा? प्रिया को नजरअंदाज कर मुसम्मा से मुखातब हुआ। परी उसे जाने के बाद पहली बार देख रही थी। उसकी पर्सनालिटी का अंदाजा घूरते हुए गैस से हो रहा था। हर तरफ उसका जिक्र हो रहा था और वो लापरवाह सा था, जैसे इंसाफ का आदी हो। प्रिया को सख्त नापसंद आया उसका यूं अपनी बेटी को मुखातब करना। मुसम्मा भी उसके यूं मुखातब करने पर हैरान परेशान सी अपने माँ के हाथ को सख्ती से पकड़कर अपनी लज्जिश पर काबू पार दिया। चलो मेरा बच्चा। उसके यूं मुसम्मा को देखने पर परी की नजर उस पर डालकर मुसम्मा को वहां से लेकर गई। पीछे उसको पुष्ट को देखता हुआ मुस्कुरा दिया। पूर्ण इसरार था। यह सलार तो बड़ा अजीब है। मुसम्मा को प्रिया के पास छोड़ती परी हूर से बोले, क्यों, क्या हुआ? ने सामने मुस्तफा से बात करते हुए सलार को देखते हुए पूछा। बस, सीधा मुसम्मा से मुखातब हो गया। उसने मुंह बनाकर बिगड़े हुए तेवर से कहा, अच्छा। हूर को भी हैरत हुई। परी ने गुस्से से उसकी पुष्ट को देखा और फिर रुखसी का शोर मचा। रुखसी के बाद हया को परी और नौशीन मुस्तफा के रूम में उसकी सजी सजाई स्टेज पर बिठाकर गई थी। वो बेचारी तो चुप थी। उसके सामने दिल में तो सबको कोस रही थी इतनी देर बिठाने पर। हाय मदर माँ, मेरी कमर पर हाथ रख कर वो फूलों से सजे बेड से उठी और बधाइयां दे लगे। उफ, ऐसे भी कोई करता है क्या जालिम समाए। बारी लहंगे को संभालती दरवाजे की तरफ चली और आहिस्ता से उसे ला करती वापस मुड़े। पहले तो इस ऑफर ड्रेस को चेंज करो। मुंह बनाए कहती मुस्तफा के अरमानों पर ढेर सारा पानी अंडेने लगे। वार्डरोब से एक नाइट ड्रेस निकाला और बेड पर रखा। फिर चलती हुई ड्रेसिंग मिरर के सामने आई। आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाती सारे जेवर उतारने लगे। वो अभी रुखसत हुई दुल्हन तो नहीं, किसी की हवाशियों का गला घोटने वाले चुड़ैल ज्यादा लगे थे। इस मदर माँ ने तो कुर्बानी के गाय से भी ज्यादा सजा दिया। वो अपनी नत उतारती चिटका बोली, फिर मुस्तफा का सोचकर हंसती, बेचारा मेरा हीरो, विलन ना हो तो। पहले उस पर रहम करती बोली, पर जब अपना बेवकूफ बनाना याद आया तो गुस्से से मुंह मोड़ गए। गिन गिन के बदले लूंगी विलन, दांत पीस का कहते हुए बाथरूम में बंद हो गए। कुछ देर बाद दुल्हन से अदाकारा वापस अपने रूम में आती और सज्जे रूम को देखने लगी जहाँ पर फूलों से सारे कमरे को सजाया दिया था। हाय, मुझे तो शर्म आ गई। शर्माए हुए लहजे में कहती अपने हनाई हाथों में चेहरा छुपा गई। ये जिंदगी भी ना अजीब अजीब मोड़ लाती है। नीचे लब को दांतों में दबाई हंसी दुबान लगी। ये था मेरा मोड़, जो कि हया सफियान से हया मुस्तफा बन गई। अब आएगा आपका मोड़ जहाँ पर हीरो से जीरो बनोगे। हा हा हा। अपने सोचे मनसूबे पर अमल करती वो गला फाड़ के हंसने लगी। छोड़ो मिसिस मुस्तफा, बाद में हंसेंगे, पहले काम तो कर लें, नहीं तो विलन की एंट्री पर मुंह के बल गिरूंगी। वो बुकलाई उसे कहती जल्द अज जल्द हाथ चलाने लगे। पहले फूलों से शुरू हुई, उसके बाद सोफे से, फिर कुशन और फारूक होती बेड पर आई, खुद पर कमर दुरुस्त करती हुई जोर से हंसे। हो गया, शाबाश हया, वेल डन। लंबे लंबे सांस लेती लेटी, हाय मैंने तो नावल की हीरोइन को भी पीछे छोड़ दिया। हाथ की मदद से खुद के गाल पर पप्पी देती दाद देने लगी और तकिए में मुंह देकर आंखें बंद कर गई, क्योंकि विलन के कदमों की आहट करीब आ थे। कदमों की चाप जैसे जैसे करीब आते गए वो और तेज दरूद पड़ने लग गई, क्योंकि जो कारनामा से अंजाम दिया था उससे यही अमल होना था। इतने नावल छुपकर पा लिए थे कि यह सब करना तो मामूली लागत था, पर नए बने हुए मजाजी खुदा का डर और पुराने विलन की हवाश मारकर जो स्टोरी थी उससे यह सब होना था। मुस्तफा ने उसे अच्छी तरह से कह दिया था कि जब तक मैं ना हूं चेंज नहीं करना। क्या कालेगा वो हीरो है तो मैं भी अब उसकी हीरोइन। जरा सी ऊंची आवाज में बात करी तो धड़ने डाल दूंगी यहाँ, सलाब आंखों से लाऊंगी। वो बड़वाती दगदग करते दिल पर हाथ रखती आंखें मीच के, कुछ भी था पर थी तो वो भी दुल्हन ही ना। मुस्तफा सरशार सा सलार को रुखसत करता इंतजार में बैठी अपनी क्यूट सी प्रिंसेस प्लस दुल्हन का मजीद इम्तिहान लेने का इरादा तर्क करके अपने धड़कते दिल की सुनता हुआ रूम की तरफ कदम उठाने लगा। बेचारा खुशफहम, आज खुशी से उसकी गिरे आंखें भी मुस्कुरा रही थी अपनी प्रिंसेस को वापस पाकर। दिल उछल उछल कर उड़ना चाहता था, जैसे डपट कर एक जवाब बैठाया, पर वहां भी उछल कूद करने से बाज नहीं आया था। बार बार आंखों के सामने अपनी शरीका हयात का सज्जा स्वरा रूप
जगमगा रहा था, जिसे देखकर मोहब्बत सरायगा था। वो जल्दी उस तक पहुंचना चाहता था और उस पर अपने इश्क की दास्तान बयां करना चाहता था। वो जी पाक उसको देखना चाहता था कि अपने दिल में बसाने की हद तक। मुस्कुराहट आने पर लब काटे वो दरवाजा खोलने लगा। दिल में मुंतजर था कि वो सुरह घूंघट लिया सर झुकाए तह दिल से उसका इंतजाम हो गया। शर्म हया के नए रंगों से अपने प्यारे से चेहरे को और खूबसूरत बनाए सुर्ख गुलाबों के बीच बैठी उसके मुंतजिर तबाही मचा देगी दिल में। पर उसकी अदाकारा कैसे अपने हीरो के दिल में तबाही मचाती, वो तो सीधा एटम बम धमाका करने वाली थी। दरवाजा खोलते जैसे इस वक्त वो दरवाजा खोले बीचों बीच खड़े सदमे में था। क्या ये मेरा रूम है? खुद से सवाल किया गया। कहीं मैं किसी और के रूम में तो नहीं आ गया? लब हड़बड़ाया। सामने बेड पर कुशन से बने हुए बार्डर को देखकर दिल वो सदमे में था, गहरे सदमे में। वो पहला दूल्हा था जो दरवाजा खोलते हुए दुल्हन को देखते सदमे में आ गया था। छनक छनक करते सारे हवा टूटकर उसके सर पर गिरते गया। दिल जो उछल कूद कर रहा था मुंह के बल गिरा और आंखें फाड़े पैर पर सोई अपनी दुल्हन को देखने लगा, जो कुछ देर पहले फूलों से नहाए हुए कमरे का झाड़ू लगाए पैर पर सारे कुशन से दीवार बनाए खुद कमल में दबकी सोई हुई थी, शायद मजे से। मुस्तफा का दिल बेचारा कभी बुत बने खड़े उसे देता और कभी आम से हुलिये में सोई हुई पहली रात की दुल्हन को। दोनों को अपने हाल में छोड़ता हुआ खुद शराफत से अपनी जगह पर बैठकर रोजमर्रा का काम सा अंजाम देने लगा। ऐसे पता था अब मुस्तफा बेचारे की यही जिंदगी है, विलन से बेचारा बन गया। वो आहिस्ता से अंदर आया। मस्जिद खड़ा रहता तो खुद की ही बेइज्जती होती, इसलिए अंदर आकर दरवाजा बंद किया और पलटा। लाके वहां पर हया ने गला तड़ किया और ऐसी बन गई जैसे गहरी नींद में हो। माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमूदार हुए। वो चलता हुआ उसके साइड बेड के करीब खड़ा हुआ जहां पर वो गहरी नींद में होने की भरपूर कोशिश करती सो रही थी। मुस्तफा ने उसके चेहरे को देखा जो हर श्रृंगार से पाक था। नम बीका साफ शिफाफ चेहरा उसके मेकअप उतारने की गवाही दे रहा था। बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया है प्रिंसेस। उसके करीब आकर माथे से पसीना साफ किया। हया उसकी उंगलियों के लम्स पर अपनी आंखें साथी से मेज के। मुस्तफा ने मुस्कुराहट रोके। अदाकारी नहीं दिखाओगे जानम? उसके चेहरे से कमर सरका का गंभीर आवाज में बोला। उसके जानम कहने पर आंखें फटी पर बांध दी थी, क्योंकि इतनी बेवकूफ अभी नहीं बनी थे। चेहरे पर फैलती सुरी को मुस्तफा देता क्या कर दबाने लगा। उसे पता था कि ये रंग जानम लफ्ज पर आया, मेरी सोच से भी तेज निकली। उसके कान के करीब सरगोशी में बोला, है जितना आजमाना है आजमा लो, हम खामोश हैं जानम, पर जब हमारा सबर लबरेज हुआ ना तो तुम्हें ये अदाकारी भी बचा नहीं सकेगी। तुम्हें पता है ना कि कितना तुमसे प्यार करता हूँ, तो मजीद मेरा इम्तिहान ना लेना। मोहब्बत से मुझे हीरो को उस खूबसूरत रिश्ते को कबूल कर लेना जानम। वो आहिस्ता बोलता हुआ उसकी लजरिश करती हुई पलकों को देता। शबनम के कतूर से नम पेशानी पर अपना मोहब्बत भरा हुआ लम्स छोड़कर उठा और वार्डरोब से ड्रेस निकालकर बाथरूम में बंद हो गया। उसके जाते वो रुकी हुई सांसों से उठे। अल्लाह अल्लाह, ये क्या था? वो सूरज चेहरे से उठी और अपनी दहकती हुई पेशानी पर हाथ रखती बाथरूम के बंद दरवाजे का गोलने लगे, ऐसे जैसे अंदर मौजूद वजूद को कच्चा चबा देंगे। ये हीरो नहीं है, बेशरम विलन है। उसकी कुर्बत पर अपनी अथल पथल होती दरकन को संभालते हुए दांत पीसने लगे और तकिए के नीचे से चिली स्प्रे निकालकर उसके पूरे बेड पर स्प्रे करने लगे, जो पहले ही समंदर बना हुआ था। बाथरूम के दरवाजे पर आवाज का सुनते जल्दी से पहली वाली पोजीशन में आई। वो तौलिए से बाहर करता ड्रेसिंग आईने के सामने आया। लबू पर अपनी अदाकारी की हरकत पर मुस्कुराहट मचल रही थी। वो चलता हुआ बेड की दूसरी तरफ आया और मुस्कुरा कर बैठा। जैसे ही लेटा अगले ही पल वो सी करता उठा। उफ, या अल्लाह, लड़की क्या किया है? उसने उछलते मचलते बेड के नीचे देखा। हया कहकर लगा उठी। हा 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 ही एकदम अपनी जलती तपती हुई पुष्ट को छोड़कर उसको देखने लगा, जो जोरों शोर से पेट पर हाथ रखे हंसी से लोट पुट हो दे। ये क्या किया है पागल लड़की, अब मैं कहाँ पर मरूंगा? वो गुस्से से बोला। वो अपनी नई नवेली दुल्हन के कारनामे की तरफ इशारा किया, जहां पर बीच में कुशन की दीवार के साथ ही उसके सर पर पानी डालकर पूरा गीला नम किया हुआ था और शायद मिर्ची अलग, जिससे पुष्ट चलकर तप रहे थे। हैं, मैंने क्या किया विलन? वो मासूमियत से आंखें पटपटाए हुए बोले पन से बोले। अभी बताता हूँ, रुको, क्या किया है तुमने? करे तेवर से कहता हुआ जल्द से वॉशरूम की तरफ भागा। हा, जाओ जाओ, मैंने क्या किया? हर कोई मुझसे ही कहता है, कोई नहीं समझता ये बच्ची कितनी मासूम है। वो नाक चढ़ाकर शिकायती बोली और कमर उड़कर अंदर घुस गई। अब आए तो करीब नानी याद ना दिलवाए तो मैं भी हया मुस्तफा ने। चली सास को मजबूती से थामे वो भी शिकारी पर हमला के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे थे। हटो पीछे। वह बाथरूम में जितना नहाता हुआ अपनी पर्स को रगड़ रगड़ कर मलता हुआ उस पर से मृत्यु की जलन खत्म होने पर दूसरा ड्रेस पहने बाहर निकला तो नजर सीधा सोफे पर गई, जहाँ पर एक चादर और तकिया रखा हुआ था, जिसे मैडम की सारी कारस्तानी समझ में आई। मतलब उसने सोफे पर सुलाने के लिए इतना जलाया था
पहली रात की दुल्हन की तरह से मिलेगी मोहब्बत के बदले जलन के गिफ्ट पर जलता कुर्ता उसके सर पर आया। कमल में घुसी हमले के इंतजार के बदले उसको हटो पीछे पर आंखें फटी नहीं बाहर को आ गए थे। क्या मतलब? वो जबरदस्ती वो जरा सी आंखें निकाल कर हकलाई जो कि खूनवार तेवली उसका सपा खड़ा था। मतलब पीछे हटो, मुझे भी सोना है। क्या सारी रात यूं ही बैठा रहूंगा? उसने लफ्ज चबा चबा कर अदा किया। हया सर से पहुंचता लजर उठी। मेरी बिला से जाओ, खड़े रहो। आपकी तो साइड गिली है ना, ये तो मेरी साइड है। जाओ सोफे पर, मुझे क्यों तंग कर रही हो? वो कहती वापस कमरे में घुस गई। उफ, ये क्या कर दिया हया? मैंने तो सोचा था पास से दूर से ठीक, पर मुझे क्या पता था ये गले पड़ जाएगा। वो रोनी सुरों से खुद को ही कोसने लगे। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जान कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मैं बनती चटनी की खुशबू समझ नहीं पाऊंगा कि किस टाइप की है, खट्टी या मीठी? वो कहता हुआ साथ बैठते ही वाला था जब वो एकदम अपने हथियार के साथ उठे। खबरदार, करीब आए। वो चिली स्प्रे सामने करती दूर रहने का इशारा करने लगी। आपको क्या लगा कि चटनी इतनी आसानी से बनाऊंगी? विलन शिलन आकर देख लें। हा हा हा। नी हया हया मुस्तफा डोंट कम, समझी? अंडरस्टैंड? वो बैठा घुटनों के बाद उसके सामने चिली स्प्रे लिए शेरनी बनी हुई थी और इससे सोफे की तरफ जाने का इशारा देने लगे। मुस्तफा हैरान परेशान सा अपनी प्रिंसेस को देखने लगा। ये क्या है प्रिंसेस, तुम अपने हीरो को ऐसे जलाओगी? उसने चिली स्प्रे को देखा। कुछ तो रहम करो, जरा मेरे कद को ही देख लो। वो अपने छेड़फुड़ से निकलते कद की तरफ इशारा देने लगा जो कि पैरों की तरफ था। हाँ तो क्या हुआ, सो जाए। नावल में भी तो हीरो सोते हैं ना, वो भी इतने ही कद के होते हैं। वो मुंह बनाकर कहती उसके पैरों की तरफ देखने लगी और मुस्तफा यही चाहता था उसकी नजरें भटके। उसने जैसे ही नीचे बैठ के उसके पाँव को देखा, मुस्तफा ने सेकंड की भी ताहिर किए बगैर उसके हाथ से चिली स्प्रे छीना। हया इस अचानक हमले से चीख जाती अगर मुस्तफा स्प्रे फेंक कर उसके मुंह पर अपना मजबूत हाथ ना जमाता। वो हैरान परेशान सी फटी आंखों से उसको देखने लगे। हीरो? वो आंखों से इल्तजा करने लगी। उसकी आंखों में देखकर जहां पर जज्बातों का समंदर ठाटे मारा था, हया की सांसें रुकने लगे। मुस्तफा बस बेखुद सा देखने लगा। उसकी हसीन आंखों में उसकी आंखें पैगाम था मोहब्बत का, तो हया की आंखें इल्तिजा और हया से लबड़े। उसने आहिस्ता से उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर सबत की। उसकी मीची हुई आंखों को देखकर हंस दिया। रिलैक्स प्रिंसेस, मैं तुम्हारा हीरो हूँ। अपनी कुर्बत पर उसे सांस पड़ते देखकर प्यार से सरगोशी में बोला और हया शर्मा का उसकी कमजोर गिफ्ट से खुद को छुपाकर कमर में घुस गए। उसकी हरकत पर मुस्तफा ने कहका लगाया सरशार सा, साथ ही फासले पर लेट गया। मुस्कुराहट साथ ही होंठों से खिल रहे थे। दोनों अपने अपने ख्यालों में कब नींद की वादी में चले गए पता नहीं लगा। हया ने सोते हुए खुद को उसकी गिफ्ट में महसूस किया था जहां उसके सीने से लगी हुई सोई हुए थे। फजर की नमाज के वक्त वो कसमसाई और आंखें मसलने लगी, पर खुद पर मन बढ़कर वजन महसूस करती एकदम बुखला से गए। जब देखा तो खुद को मुस्तफा के हसा में पाकर उसका चेहरा शर्म से सुरहवार गया। उसकी बंद आंखों को देखकर आहिस्ता से उसके गिफ्ट से निकलने की कोशिश करने लगी बगैर उसको जगाए। अपनी कोशिश में कामयाब होकर छलांग लगाए बेड से उतरी और उसको देखने लगे। उफ, हया बहुत ही मुश्किल है जिंदगी। मसनू से हिचकी लिए वह फ्रेश होने चले गए। फिर कुछ ही देर में बाहर आए। नमाज पढ़कर दुआ मांगी। क्या मांगती, इस पाक साथ ने तो बिन के सब कुछ दे दिया था। सिर्फ खुशी के आंसू बहाकर शुक्र अदा करने लगी जिसने इतना अच्छा हमसफर दिया था। वहां से फारिग होकर उठी तो बेड पर देखा जहाँ पर वो फैला हुआ था। वहां तो हरगिज जा नहीं सकती थी, इसलिए खुद ही सोफे पर आकर लेट गई। कौन विलन के शिकंजे में फंसे। रात को भी पता नहीं कैसे नींद आ गई। हया के रंगों से गुलनार चेहरे पर प्यार से मुस्कान सजाए चादर में छुप गई। कब सोचा था ये विलन ऐसा निकलेगा। दरवाजे पे होती मुसलसल दस्तक पर उसकी आंख खुली। उसने पहले अपने पहलू में देखा जहां पर कोई नहीं था। फिर बाथरूम की तरफ देखा, वहां भी कोई नहीं। तो उसने हकीकत में परेशान हुई, कहीं बाहर तो नहीं। ये सोचते हुए उसने जैसे ही नजरें घुमाई, बाएं जाना भी वो सोफे पर सोए हुए थे जो आधी नीचे और आधी सोफे पर थे। मुस्तफा के नाबी लबों पर बेसाता मुस्कुराहट उछले। वो दस्तक पर जल से उठा। हया को तो होश नहीं था। वो एक नजर उस पर डालकर दरवाजा आधा खुला तो नौशीन थे। उसने मुस्कुराकर सलाम किया जिसका नौशीन ने मोहब्बत से जवाब दिया, फ्रेश होकर आ जाओ, सब डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। फिर वलीमे के लिए हया बेटी को पार्लर भी लेकर जाना है। जी मम्मा, बस अभी आए। उसके जवाब पर नौशीन ने उसे खुश रहने की दुआएं देती चले गए। पीछे वो मुस्कुराकर दरवाजा बंद करता सोफे की तरफ आया जहां वो दुनिया जहां से बेगानी गहरी नींद में सोई हुई थी। मुस्तफा ने आहिस्ता से उसे बेड पर ठीक से लेटाया,
कि थोड़ा दूर होकर प्यार भरी गुस्ताखी करता लब दबाया। अपना ड्रेस निकालकर बाथरूम में बंद हो गया। सिलाब आ गया, भागो। अपने ऊपर गिरती पानी की बूंदों पर हबड़ाती हुई बौखलावी एकदम उठकर चलाने लगे। मुस्तफा जिसके ऊपर बालू से निकलते हुए बूंदे गिरा रहा था, इस रद्देमल पर कहका लगा उठा। हा हा हा, क्या हो तुम लड़की, कौन कहता है तुम पहली रात के दुल्हन हो? हा हा हा, नहीं है सिलाब। उसके शाने से पकड़कर होश में लाया। हया होनक पर उसको देखने लगी, यहाँ हालात समझने की कोशिश कर रही थी। सिलाब नहीं, बेयकीनी के आलम में पूछा। हा हा हा, नहीं बेवकूफ, बालू का पानी था। याकिन उसके बालों के पानी की तरफ गई जो कि सच में भीगे हुए थे, और फिर उससे होती हुई नजरें उसके बगैर छिड़के चोरे सीने पर गए। यहाँ उसके चेहरे के तासात बदले, वही बार मुस्तफा ने इशारे से उसे अपने सीने से लगाया। बहुत जल्द होश आ गया। वो मैंने हिस्सा इशारा देने लगा। हाँ तो ऐसा करें तो किसको होश नहीं आएगा? वो बहुत ही बदतमीज है, पीछे हटें। उसको देखती घबराई, अपना ड्रेस निकालकर बाथरूम में बंद हो गई। मतलब सिर्फ अपनी जिन मिटाना था जो उसके करीब आने पर घबराहट में छुपाई थी। मसलसल अपनी हरकतों से मुस्तफा को कहकर लगाने पर मजबूर कर रहे थे।